हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये है आपकी हिस्ट्री क्लास। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने बात किया था किस तरीके से अगस्त प्रस्ताव लेकर के आए थे लिथनिको, और हमने इसके साथ देखा था 1940 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दी थी। उससे आगे इस क्लास में हम पढ़ेंगे। क्लास को स्टार्ट करो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत में आया और इस मिशन का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। आपको एक चीज़ याद होगा, जो पिछली क्लास थी उसमें हमने बताया था कि 1937 में जब विधानमंडलों के चुनाव हुए उसके बाद में 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन इस सरकार ने नवंबर 1939 में क्या किया, इस्तीफा दे दिया। और आप जानते हैं कि दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। तो क्यों दिया था इस्तीफा? तो वो इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि कांग्रेस का एक मत ये था कि बिना आप भारत के नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिए जो भारत के सैनिक हैं उन्हें आप युद्ध में नहीं भेज सकते हैं, या भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं जो है कह रहे थे कांग्रेस के लीडर। इसी को जो है अपने पक्ष में लाने के लिए सबसे पहला प्रयास जो है आप लिथनिको का देखते हैं कि 1940 में 8 अगस्त 1940 को उनका एक प्रस्ताव आता है, जिस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम कांग्रेस के लोगों को कार्यकारिणी में लेंगे, लेकिन इसको नहीं माना गया, अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद में क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीयों को किसी तरीके से वर्ल्ड वार में शामिल किया जाए ताकि उनका पक्ष मजबूत हो सके, ठीक है ना। तो इसकी भूमिका आप समझ गए होंगे। इस मिशन का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था, ठीक है ना। युद्ध के उपरांत भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात को स्वीकार की गई, जबकि भारत जो है 1931 से ही इस चीज़ की मांग कर रहा है कि नहीं, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर 26 जनवरी को नेहरू जिस समय अध्यक्ष थे, कांग्रेस ने एक प्रतिज्ञा ले लिया था कि हम पूर्ण स्वाधीनता की ही मांग करेंगे। तो अब डोमिनियन स्टेटस का तो कोई मतलब नहीं रह जाता, तो इस बात में भी कोई बहुत दम नहीं था। इसके अलावा आप देखेंगे तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तरांकित तिथि का चेक कहा। यह सवाल कई बार, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट वाला सवाल है, कई बार पूछा गया है कि पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था महात्मा गांधी ने। तो पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा चेक जिसका डेट निकल चुका है, इसको चेक काट के देता है ना, तो फला डेट को जो है इसको पैसा मिल जाएगा, लेकिन क्या है कि वो डेट जो है आप निकल गया उसके बाद में किसी को चेक दे रहे, तो उस चेक का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो वही बात है कि चूंकि अब मामला जो है हद से आगे बढ़ गया है, तो गांधी जी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, इसका कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार जो क्रिप्स मिशन है वो भी कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ। यहाँ पर आपको क्रिप्स मिशन में याद क्या रखना है कि ये कब आता है, 1942 में। इसके बाद में जो आपको याद रखना है कि ये किस उद्देश्य से आया, तो इसका उद्देश्य था कि भारतीयों को किसमें, युद्ध में शामिल करना है। इसके अलावा डोमिनियन स्टेटस की बात इसने की थी, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब आता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था, तो उसको हम समझते हैं। अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ। अब यहाँ पर आपको हायरार्की याद रखना है, कई बार सवाल भी पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, तो आपको याद रखना है पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई का नारा दिया,
गांधी जी ने कहा कि ये मौका है आपके पास, या तो करके अपना अधिकार ले लो, अपने देश को आज़ाद करा लो, या तो जीवन भर के लिए इन अंग्रेज़ों के गुलाम हो जाओ। तो ये नारा कब दिया? 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के नेतृत्व में गांधी जी का ये नारा था, करो या मरो, डू और डाई। ठीक है ना। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा गया था। कहाँ पे? पूना के आगा खां महल में इनको रखा गया था। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया तथा तटस्थता बनाए रखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है। यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है उसने भारत छोड़ो आंदोलन को अपना सहयोग नहीं दिया, उसके साथ वो नहीं आए। अब यही चीज़ है ना कि ये जो दूरी 1930 के आसपास से स्पष्ट रूप से अलग होती, दो ध्रुव बनते चले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ आकर के और गहराते जा रहे हैं। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में या कांग्रेस के नेतृत्व में ही लोग आंदोलन कर रहे थे। बाकी जितने स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया था। ठीक है ना। तो अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आंदोलन चल रहा है। आंदोलन में जो एक सबसे बड़ी चीज़ निकल कर के सामने आई उसमें समानांतर सरकारें, यानी कि स्थानीय लोगों ने कहा कि अब हम खुद को खुद गवर्न करेंगे, अंग्रेज कौन होते हैं हमें गवर्न करने वाले। और जो है कई स्थानीय सरकारों का गठन होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बलिया का, और वेरी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना हुई और इसकी अवधि कितनी थी? 1 सप्ताह। ठीक है ना। 1 सप्ताह इसकी अवधि थी। 1942 की ये बात है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? चित्तू पांडे। कौन? चित्तू पांडे। तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में 1942 में समानांतर सरकार का गठन किया गया। आगे देखेंगे, स्थानीय जिलाधिकारी से शासन के सभी अधिकार छीन लिए गए तथा जेल में बंद सभी कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया गया। स्थानीय जिलाधिकारी से शासन के सभी अधिकार छीन लिए गए, यानी कि जो वहाँ पे दरोगा हैं, कोई लेखपाल हैं, तहसीलदार हैं, उनसे कामों को छीन लिया गया और जेल में बंद सभी कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया गया और एक तरीके से पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित कर दिया गया जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ। उसके बाद देखेंगे तामलुक में, जो कि मिदनापुर पश्चिम बंगाल में है, यहाँ भी जो है आपको देखने को मिलता है क्या? एक समानांतर सरकार। अवधि इसकी क्या थी? दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक। ठीक है ना। जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम भी प्रारंभ किए और सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन भी किया। तो एक तरीके से एक सरकार जैसा पूरा स्ट्रक्चर गठित करने का प्रयास किया गया। किसके परिणाम स्वरूप? भारतीय जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी, कांग्रेस समेत पूरे देश के लोग कह रहे थे कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़कर जाओ, तुम्हारा हो गया, तुम निकलो यहाँ से। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तामलुक है, आपका बलिया है, यहाँ पर सरकारों का गठन हुआ। इसके अलावा सतारा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पर भी जो है एक समानांतर सरकार का गठन किया जाता है और अगस्त 1943 से लेकर के मई 1946 तक ये सरकार चलती है। सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाली सरकार यही थी। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में जिन समानांतर सरकारों का, पैरेलल गवर्नमेंट का गठन हुआ, उसमें सबसे लंबे अवधि तक कौन सी सरकार चली? तो वो सतारा महाराष्ट्र की सरकार थी जो कि चली थी। और जो नेतृत्व है इसको किसने किया था? क्रांति सिन्हा, नाना पाटिल और वाई.बी. चौहान ने किया। वाई.बी. चौहान बाद में बहुत बड़े नेता हुए भारत के। तो ये नेतृत्व करता थे क्रांति सिन्हा, नाना पाटिल, वाई.बी. चौहान, ये जो है क्या थे? इसके नेता थे। प्रति सरकार जन अदालत का गठन किया गया। तो जन अदालतों का भी गठन किया गया, प्रति सरकार, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये अपने आप में सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाली पैरेलल गवर्नमेंट थी सतारा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि समानांतर सरकारें क्यों बनी थी? जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था, यानी कि एक तरीके से अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए गांधी जी ने कहा कि डू और डाई, करो या मरो, अपना अधिकार ले लो, नहीं तो ये पूरा जीवन के लिए तुम्हें अपना गुलाम बना करके रखेंगे। तो 3 जो महत्वपूर्ण सरकारें हैं, बलिया चित्तू पांडे के नेतृत्व में, और ये 1 सप्ताह के लिए मात्र चली थी। उसके बाद में जो है सितंबर से जो है 1944 तक, यानी कि ये भी एक लंबा पीरियड तक चला। तामलुक जो कि
आपका बंगाल में था। इसके अलावा सबसे लंबा 1943 से लेकर के 1946 तक, यानी कि लगभग में 3 वर्ष तक चला 17 में महाराष्ट्र में एक समानांतर सरकार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको अच्छे फैक्ट मिले होंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में जरूर बनेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यूपीएससी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास मिल जाएंगे, वो भी एकदम फ्री, कोई चार्ज इसका नहीं लगता है। 0 रुपये इसकी फ़ीस है। आपको पीडीएफ भी बहुत सारे मिल जाते हैं। हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाता है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, हम बात करेंगे इससे आगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।